Hi friends, welcome back to my channel Only Bio, presenting up the fourth part of Organisms and Population from the NCERT textbook. That's Unit 10 Ecology, Chapter number 13 Organisms and Population. A very long chapter, so I have divided it into many sections. तो इसके पहले तीन पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी, ये चौथा वाला हिस्सा है उसका, और वर्ड टू वर्ड मैंने इसको एक्सप्लेन किया है हिंदी में. सो प्लीज इस पूरे सीरीज को डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा एंड यस कीप स्टडिंग विद मी. So friends, in this unit I have started up only with organisms and population, and the MCQs part of it will soon follow. So please do follow the entire series and check with the playlist. Okay, अब the next point that is to be talked about is population growth. किसी भी लोक संख्या में जो बढ़ा हुआ होता है, बढ़ जाती है लोक संख्या, वो किस चीज पे डिपेंड करता है. फर्स्ट, द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीशीज इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर. मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी सजीव हो, उसका जो उसकी जो संख्या है, किसी भी जाति के लिए जो संख्या है, ये स्टैटिक पैरामीटर ना होते हुए ये चेंज होने वाला पैरामीटर होता है. इन सिंपल वर्ड्स, यानी पॉपुलेशन या लोक संख्या जैसा उनकी जो पूरी संख्या होती है किसी भी सजीव की, इसका नंबर कभी भी सेम नहीं रहता. इट कीप्स चेंजिंग विद टाइम, ये वक्त के साथ साथ बदलते रहता है, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग फूड अवेलेबिलिटी, प्रेडेशन प्रेशर एंड एडवर्स वेदर. यानी ये जो किसी भी सजीव की संख्या होती है, ये स्टेबल ना होते हुए ये वक्त के साथ बदलते रहती है, और ये कई ज़्यादा फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, या क्या बोल सकते हैं हम लोग, अलग अलग फैक्टर्स है, अलग अलग पैरामीटर्स है, जो डिसाइड करेंगे कि उस वक्त उस पर्टिकुलर सजीव का जो पॉपुलेशन है वो कितना होगा. ये बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर है, जैसे कि फूड अवेलेबिलिटी, यानी खाना कितना उनको नसीब हो रहा है उस एरिया में. प्रिडेशन प्रेशर, यानी और बड़े जो उनसे बड़े जो एनिमल्स है जो उनको खा सकते हैं, वो डर होता है. या एकदम एडवर्स वेदर, यानी एकदम खराब जो कंडीशन होता है वेदर का, या नैसर्गिक कोई आपत्ति भी आ सकती है उसमें. ओके, सो दैट इज इट. In fact, it is these changes in the population density that give us some idea of what is happening to the population, whether it is flourishing or declining. यानी इस पर्टिकुलर गुण संख्या, आई मीन जो संख्या के गुण संख्या नहीं बोल सकते, जो लोक संख्या है या उस ऑर्गेनिज्म की जो संख्या है, उसमें आने वाले चेंजेस से भी हमें ये पता कर सकते हैं, हमें ये आइडिया मिलती है कि इस पॉपुलेशन के साथ क्या हो रहा है. ये पॉपुलेशन आगे जाके बढ़ेगा या आगे जाके और कम होगा. बढ़ेगा यानी फ्लरिशिंग, डिक्लाइनिंग यानी कम होना. Whatever might be the ultimate reason, the density of a population in a given habitat during a given period fluctuates due to changes in four basic processes, two of which, natality and immigration, contribute to an increase in population density, and two, mortality and emigration, to a decrease. यानी कोई भी वजह होने दो, कोई भी रीजन होने दो, कोई भी कारण होने दो, किसी भी सजीव की जो संख्या है, उसका जो डेंसिटी है किसी भी एक हैबिटेट में, एक हाथ पर्टिकुलर वक्त में, तो ये हमेशा चेंज होता है चार वजह से. अब इसमें से दो वजह क्या है, नेटालिटी जिसे हम कहते हैं बर्थ रेट, इमिग्रेशन यानी जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में बाहर के पॉपुलेशन से लोग अंदर आते हैं, उस एरिया में आते हैं, तो उसे कहा जाता है इमिग्रेशन, जिसकी वजह से संख्या बढ़ जाएगी. और दो ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से उस सजीव की संख्या घट सकती है, कम हो सकती है. उसमें से एक है मोर्टालिटी यानी कि डेथ रेट, और दूसरा है एमिग्रेशन, यानी उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़कर उस सजीव ने किसी और एरिया में स्थलांतर किया हो तो. Okay. Natality refers to the number of births during a given period in the population that are added to the initial density. Natality यानी क्या होता है, बर्थ रेट, यानी कितने और सजीव पैदा हुए उस पर्टिकुलर वक्त में उस पॉपुलेशन में,
और उसमें पहले इनिशियल पॉपुलेशन कितना था। सोचो इनिशियल पॉपुलेशन पहले एक्स था और अभी 10 सजीव उस पॉपुलेशन में पैदा हो गए, तो डेंसिटी सेम नहीं रहेगी ना, तो डेंसिटी बदल जाएगी, डेंसिटी विल बी x+10। क्लियर है? Then, mortality is the number of deaths in the population during a given period. Mortality यानी क्या? Death rate. So पहला जो population है, जो संख्या है, उसमें और कितने लोग मर गए, तो वो जो संख्या मतलब जो होगी वो डेफिनेटली जो फाइनल संख्या होगी ये तो कम ही होनी है, क्योंकि उस पॉपुलेशन में उस वक्त उस पर्टिकुलर एरिया का पॉपुलेशन थोड़ा सा घटा हुआ दिखता है। Immigration is the number of individuals of the same species that have come into the habitat from elsewhere during the time period under consideration. जैसे मैंने कहा कि इमिग्रेशन यानी बाहर से लोग एक आध एरिया में उस एरिया में जाके रहने शुरू कर देते हैं, पर वो सेम जाति के हो तो ठीक है ना। यानी अभी कोई ह्यूमन बीइंग्स बाहर की किसी देश से इंडिया में आ चुका है तो उसे हम कहेंगे इमिग्रेशन। ठीक है, सोचो उसके साथ उसका कुत्ता भी आया तो वो वहां पर कंसिडर नहीं होगा, वो कुत्तों की संख्या जब कंसिडर होगी तो उसमें उसका इमिग्रेशन कंसिडर होगा। ठीक है ना। सो दैट इज इमिग्रेशन। सो इमिग्रेशन से उस पर्टिकुलर एरिया का जो नंबर है वो हमेशा बढ़ जाता है। Then, emigration is the number of individuals of the population who left the habitat and gone elsewhere during the time period under consideration. यानी एमिग्रेशन में क्या हुआ है, उस हिस्से के या उस एरिया के उस पर्टिकुलर क्षेत्र के जो सजीव है उस क्षेत्र को छोड़कर किसी और हैबिटेट में किसी और जगह पे रहने के लिए जा चुके हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर वक्त में। So on the right hand side of the screen, you can see the NCERT diagram itself, which is given. It's not a diagram, it's a schematic you can say. जहाँ पर आपको दिख जाता है इमिग्रेशन, जहाँ पर लिखा है वहाँ पर प्लस साइन डाला हुआ है, यानी इमिग्रेशन से पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि कैपिटल N बढ़ जाता है। नेटालिटी पर भी प्लस साइन है, यानी नेटालिटी ऑल्सो कॉजेज एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन डेंसिटी। और एमिग्रेशन और मोर्टालिटी के लिए माइनस साइन डाला हुआ है, जिसका मतलब है कि इन दोनों फैक्टर्स की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, सो इफ कैपिटल N इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, then its density at time t+1 is nt plus 1 is equal to nt plus into brackets b plus 1 minus d plus e। अब देखिएगा आप लोग t+1 यानी क्या है, व्हाट इज दैट, एक पर्टिकुलर अरसे के बाद या एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद तो क्या होगा पॉपुलेशन डेंसिटी उस एरिया का, तो nt+1 विल बी इक्वल टू nt प्लस b+1। अब b क्या है, b+i है एक्चुअली, वो b यानी क्या है नेटालिटी, i यानी इमिग्रेशन, माइनस d+e, d क्या है मोर्टालिटी, e क्या है इमिग्रेशन। सो ये एक किस्म का फॉर्मूला है जो आपको पॉपुलेशन डेंसिटी किसी भी वक्त में कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल आप कर सकेंगे। You can see from the above equation, figure 13.5, that population density will increase if the number of births plus the number of immigrants, that is B plus I, is more than the number of deaths plus the number of emigrants, that is D plus E। हम देख सकते हैं इस इक्वेशन से आराम से पता चल जाएगा कि बर्थ रेट और इमिग्रेशन रेट अगर ज़्यादा होगा किसी भी एरिया में किसी भी रीजन में, तो उस हिस्से का पॉपुलेशन रेट जो है वो डेफिनेटली बढ़ना है। Under normal conditions, births and deaths are the most important factors influencing population density, and the other two factors assuming importance only under special conditions। यानी नॉर्मली कौन से ऐसे दो फैक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो होते हैं बर्थ और डेथ। इमिग्रेशन एमिग्रेशन ये इतना इतना कॉमन नहीं है जितना मतलब सोचा जाता है ना। सो दैट इज व्हाट इट मींस, दो मेन फैक्टर्स रहेंगे बर्थ्स एंड डेथ्स। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इमिग्रेशन एमिग्रेशन मायने नहीं रखते,
मैंने कहा ये कम मायने रखते या इनसे कम इन्फ्लुएंस होता है. So, for instance, if a new habitat is just being colonized, immigration may contribute more significantly to population growth than the birth rates. देखो कितना important statement है. एक एग्जाम्पल के तौर पे आप कंसिडर कीजिएगा कि एक नया हैबिटेट, एक नई जगह है. ओके, एक एकदम ही नई जगह है और वहां पर कोई नए ऑर्गेनिजम्स आकर ऐड हो रहे हैं. ठीक है, बाहर से एक कोई नया ऑर्गेनिज्म ऐड हो रहा है. मतलब क्या हो रहा है? इमिग्रेशन हो रहा है. अब जब नया नया नई कॉलोनी बन रही है या नया नई जगह है, तो याद रखिएगा कि पहले उसका पॉपुलेशन काफी कम होगा और वो पॉपुलेशन नेचुरली रिप्रोडक्शन से ग्रो होने के लिए काफी वक्त लगेगा. क्यों? क्योंकि पहले उस पर्टिकुलर सजीव को एडजस्ट होना पड़ेगा उधर के एनवायरनमेंट के साथ, और फिर एडजस्ट हो जाने के बाद फिर वो पॉपुलेशन ग्रोथ में काम में आएगा, उसका नेटेलिटी रेट इम्पोर्टेंट रहेगा. पर जब तक वो अभी तक एडजस्ट नहीं हो पा रहा है या एडजस्ट होने जा रहा है, तब तक का जो वक्त है वहां पर अगर बाहर से कोई ऑर्गेनिजम्स अचानक आ गए. ओके, अब टेक एन एग्जाम्पल कि एक नई बिल्डिंग किसी ने बांधी हुई है. इमेजिन कीजिएगा कि एक नई बिल्डिंग बांधी हुई है और उसमें खुद जो बांधने वाला बिल्डर है वही जाकर रह रहा है. अब वो फिर उसका नेक्स्ट जनरेशन आएगा, फिर उसके कजिन्स आएंगे, फिर ऐसा होगा वैसा होगा और फिर बिल्डिंग भर जाएगी. इस चीज को काफी टाइम लगेगा. इंस्टेड उसने अगर एग्जिस्टिंग फ्लैट्स ही और लोगों को बेच दिए और बाहर से कोई लोग उस बिल्डिंग में आ गए, तो उस बिल्डिंग का पॉपुलेशन जो रहेगा वो उस वक्त एकदम फटाक से बढ़ जाएगा. तो उस वक्त उस बिल्डिंग का जो पॉपुलेशन है ये कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो इमिग्रेशन एंड नॉट द बर्थ रेट. दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट मीन्स. आई होप यू अंडरस्टैंड. Growth models. Now, what are growth models? Let us understand. Does the growth exponential growth यानी क्या? Let us understand. Resources, that is food and space availability, is obviously essential for the unimpeded growth of a population. यानी किसी भी सजीवों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ेगी अगर वहाँ पर अच्छा सा खाना और जगह अवेलेबल हो, यानी उपलब्ध हो. तभी पॉपुलेशन एकदम ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना होती है. राइट? Ideally, when resources in the habitat are unlimited, each species has the ability to realize fully its innate potential to grow in number, as Darwin observed while developing his theory of natural selection. Let us understand इसका मतलब क्या है. यानी कि रिसोर्सेस यानी क्या? कोई ऐसे फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो जिस पर ह्यूमन बीइंग्स या कोई भी सजीव निर्भर करता हो, डिपेंड करता हो जीने के लिए. अगर जीने के लिए जो हमें चाहिए, खाना पीना, सनलाइट हो, जगह हो, ये अनलिमिटेड हो, यहाँ पर कोई कोई प्रॉब्लम ना हो, तो कोई भी जाति, कोई भी प्राणियों की जाति वहां पर बढ़ती ही जाएगी और उसका जो एक्चुअल पोटेंशियल है बढ़ने का या नए ऑर्गेनिजम्स को पैदा करने का, वो भी बढ़ते ही जाएगा. और ये चीज डार्विन ने ऑब्जर्व करी थी उनके थियोरी में, जिस थियोरी को हम कहते हैं थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. Then the population grows in an exponential or geometric fashion. यानी अगर जो रिसोर्सेस है जिस पर अपना लाइफ डिपेंड करता है ये अगर आराम से उपलब्ध हो, तो फिर उस एरिया की जो संख्या है उस जाति की, ये हमेशा ज्योमेट्रिक प्रपोर्शन में बढ़ती हुई दिखेगी या बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी, यानी कि एक्सपोनेंशियल फेज. ओके, इसे ज्योमेट्रिक फेज भी हम कह सकते हैं. Then, if in a population of size capital N, the birth rates, not total number but per capita births, are represented as small b, and death rates, again per capita death rates, as small d, then the increase or decrease in capital N during a unit time period small t will be dn upon dt, and this will be equal to
dn upon dt will be equal to b minus d. अब b क्या है? b is nothing but the birth rate, d क्या है? death rate into n. So let b minus d be equal to small r. Then dn upon dt will be equal to small r into capital N. Very very easy to understand. The small r in this equation is called as the intrinsic rate. Intrinsic यानी internal rate of natural increase, and is a very important parameter chosen for assessing the impacts of any biotic or abiotic factor on the population growth. इन्हें किसी भी हिस्से के पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में जब आप बात करेंगे तो उस एरिया का जो इंट्रिंसिक रेट है यानी कि अंदर उस नेचुरल जो उसका रेट है यानी बाहर से कोई भी फैक्टर इन्फ्लुएंस उसे नहीं कर रहा हो, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, फैक्टर है काय के लिए, टू नो द इम्पैक्ट यानी कि कोई भी और बायोटिक या अबायोटिक फैक्टर का पॉपुलेशन ग्रोथ पर क्या असर होगा ये हम उससे पता कर सकते हैं. To give you some idea about the magnitude of small r values, for the Norway rat, the r is 0.015 and for the floor beetle, it is 0.12. ये idea है. In 1981, the small r value for human population in India was 0.0205. Find out what the current R value is. For calculating it, you need to know the birth rates and the death rates, right? तभी ये कैलकुलेट कर पाएंगे. अभी ये एनसीईआरटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आंसर उसमें नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मैंने स्टार मार्क करके आंसर डाला हुआ है. NCERT shows per capita value is divided by 1000, not 100. Okay, so the data that you see is 22.50 per thousand. So the per capita rate is how much? 22.50 by 1000. So it comes to 0.02250. That is almost equal to 0.0205 which is given in the book. This is how it is calculated. ये पूछते नहीं है ज़्यादातर, पर ये आपको अंडरस्टैंड होना ज़रूरी है कि it is divided by 1000 and not by 100. To make you understand better, remember that GDP and per capita GDP is different. Okay, the same way birth rate or death rate is calculated per thousand. But when we ask per capita, we have to actually divide it by 1000. This is what you have to know. Okay, so now see on the right hand side, you can see the figure 13.6 that represents the population growth curve. अब पहला इस डायग्राम में आप देखना कि फैक्टर्स कौन से कंसिडर हुए. एक है टाइम दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी, स्मॉल टी रादर परफेक्टली बोलने जाए तो, और दूसरा है पॉपुलेशन डेंसिटी जिसे हम रिप्रेजेंट करते कैपिटल एन से. ठीक है, अब जो लाल कलर की लाइन आपको नजर आ रही है, राइट, वहां पर क्या लिखा है देखना. When responses are not limiting the growth, the plot is exponential. यानी क्या, ये ग्रोथ रेट है. ये आपको अगर ए और बी इन दोनों लाइंस को आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझेगा कि ए बढ़ते ही जा रहा है, कहीं पर भी वो नीचे की तरफ नहीं जा रहा है या स्टेबल भी नहीं होते हुए नजर आता है. ये कब होना मुमकिन है? जब उस पॉपुलेशन का ग्रोथ रोकने के लिए कोई भी और फैक्टर्स वहां पर मौजूद नहीं है. ओके, और बी लाइन अगर आप देखेंगे तो बी लाइन में आप क्या देखेंगे, पहले ये लाइन काफी लोअर एरिया में थी, फिर धीरे धीरे ये बढ़ती गई और आफ्टर अ सर्टेन टाइम फ्रेम ये फिर से स्ट्रेट हो गई, यानी उसमें फिर से ग्रोथ जो है वो रुक गई. व्हेन रेस्पॉन्सेज आर लिमिटिंग द ग्रोथ, द प्लॉट इज लॉजिस्टिक्स. सो जब रेस्पॉन्स अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ रेस्पॉन्स रहा तो उसका ग्रोथ रोक दिया जाता है, ऐसे ग्राफ को हम कहेंगे लॉजिस्टिक. ठीक है, और के क्या है? के इज द कैरिंग कैपेसिटी. किसी भी एनवायरनमेंट का, किसी भी हैबिटेट का कैरिंग कैपेसिटी यानी क्या होता है, कितने ऑर्गेनिजम्स को वो सपोर्ट कर सकता है. ओके, वो हैबिटेट कितने ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट कर सकता है उसे कहा जाता है कैरिंग कैपेसिटी. The above equation describes the exponential or geometrical growth pattern of a population, for example, figure 13.6, and this results in a J-shaped curve.
when we plot capital N in relation to time. वही चीज मैंने कहा कि अगर इस लाल लाइन को आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ नजर आता है, सो इसे हम जे शेप्ड कर्व कह सकते हैं, ठीक है. सो दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यू कैन रिमेंबर. इफ यू आर familiar with the basic calculus, you can derive the integral form of the exponential growth equation as nt is equal to n0 ert, where nt is the population density after time t, then n0 is the population density at time 0, then R is the intrinsic rate of natural increase. E is the base of natural logarithms, that is 2.7182. Any species growing exponentially under unlimited resource conditions can reach enormous population densities in a short time. यानी कि कोई भी जाति हो, सब आराम से खाने पीने के लिए अगर अवेलेबल है, कोई भी नेगेटिव फैक्टर नहीं रहा, तो वो जो जाति की डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो बहुत ही कम वक्त में बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आती है, ठीक है. Darwin showed how even a slow growing animal like elephant could reach enormous numbers in the absence of checks. इन्हें अगर कोई भी ग्रोथ फैक्टर को रोकने वाला कोई भी और फैक्टर मौजूद नहीं होगा, तो कोई भी सजीव की पॉपुलेशन जो कि उस एरिया का वो बढ़ते हुए नजर आता है. ये डार्विन ने एक एग्जाम्पल लेके बता दिया और वो एग्जाम्पल था एलिफेंट. ओके. The following is an anecdote popularly narrated to demonstrate dramatically how fast a huge population could build up when growing exponentially. यानी बहुत ज़्यादा बड़ा population exponentially कब grow हो सकता है, उसे बताने के लिए एक ये line जनरली कही जाती है. The king and the minister sat for a chess game. Okay, the king, confident of winning the game, was ready to accept any bet proposed by the minister. यानी क्या, एक चेस गेम चालू है, एक राजा है, एक मंत्री है, चेस खेल रहे हैं. राजा को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि वो ही जीतने वाले हैं, इसीलिए वो कोई भी चीज की बेट लगाने के लिए तैयार है, वो बेट जो उनका मंत्री उनके साथ लगा रहा हो. ये एग्जाम्पल है. Okay. The minister humbly said that if he won, he wanted only some wheat grains, the quantity of which is to be calculated by placing on the chessboard one grain in square 1, then 2 in square 2, then 4 in square 3, 8 in square 4, and so on, doubling each time the previous quantity of wheat on the next square until all the 64 squares were filled. इन्हें अब देखना, इस मंत्री ने जो बेट लगाई है राजा के साथ, ठीक है, अगर मंत्री जीत गए तो मंत्री जी ने क्या कहा कि गेहूं का जो दाना होता है, कण होता है, उसे आप चेस बोर्ड के जो 64 स्क्वायर्स में एक टिपिकल अरेंजमेंट से रखेंगे. पहला जो स्क्वायर होगा उधर एक दाना होगा, दूसरे में दो होंगे, तीसरे में चार होंगे. इन्हें हर एक स्क्वायर में जो गेहूं के दानों की जो संख्या है वो डबल करते हुए नजर आएंगी, ठीक है. सो प्रीवियस क्वांटिटी से डबल क्वांटिटी नेक्स्ट स्क्वायर में आपको रखनी है, ऐसे उस मंत्री जी ने राजा जी को कहा. The king accepted the seemingly silly bet and started the game, but unluckily for him the minister won. यानी राजा जी को क्या लगा, जो राजा था उन्हें लगा कि ये कितनी बेवकूफ बेट है, इसीलिए उन्हें जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था जीतने का, उन्हें लगा कितना बेवकूफी कर रहा है, क्या बेट लगाया. सो इन्होंने गेम की शुरुआत की, पर उनका लक उस दिन उनके फेवर में ना होने की वजह से हुआ क्या, तो हुआ यूं कि वो हार गए और मिनिस्टर यानी कि मंत्री जी जीत गए, ठीक है. द किंग फेल्ट दैट फुलफिलिंग द मिनिस्टर्स बेट वाज सो इजी. मंत्री जी की जो बेट लगाई थी, शर्त लगाई थी, ये एकदम आराम से हम बेट फुलफिल कर पाएंगे, यानी ऐसे किंग को लगा. He started with a single grain on the first square and proceeded to fill the other squares following minister's suggested procedure. But by the time he covered half the chessboard, the king realized to his dismay that all the wheat produced in his entire kingdom pulled together would still be inadequate to cover all the 64 squares. यानी पहले राजा जी को इतनी आइडिया नहीं थी, भनक नहीं थी
कि ये किस हद तक ये बेट उन्हें कीमती होने वाली है या महंगी पड़ने वाली है। उन्हें लगा है तो कितना आसान है, तो इन्होंने जैसे गेहूं जो जैसे वो बेट लगाई थी, शर्त लगाई थी, उस कदर गेहूं 64 स्क्वायर्स में अरेंज करने की शुरुआत की। तो चेस बोर्ड आधा भरने पर ही राजा जी को ये रियलाइज हुआ, ये वो जान गए कि पूरे उनके किंगडम में, उनके क्षेत्र में जो उगने वाला जो गेहूं है, उस सबको एक साथ लाकर भी वो 64 स्क्वायर्स भरना मुश्किल था, या वो कम पड़ने वाला था। अब उस मंत्री जी के एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आता है? कि उसमें ये समझ में आ जाता है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो तो कितना भी अनाज क्यों ना आप कल्टीवेट करें, वो कम पड़ सकता है, और उसकी वजह से वो फैक्टर लिमिटिंग हो सकता है उस जनसंख्या के लिए। नाउ थिंक ऑफ अ टाइनी पैरामीशन स्टार्टिंग विद जस्ट वन इंडिविजुअल and through binary fission doubling in numbers every day. And imagine what a mind boggling population size it would reach in 64 days, provided food and space remain unlimited. इन्हें पैरामेशियम एक छोटा सा क्रीचर है, आपको मालूम है, चप्पल शेप्ड होता है वो, उसका एक इंडिविजुअल एग्जाम्पल के तौर पे कंसिडर कीजिएगा। आपको शायद मालूम ही होगा कि उसका जो रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिशन से वो रिप्रोड्यूस करता है। अब बाइनरी फिशन यानी आपको शायद याद हो कि बाइनरी फिशन यानी क्या होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म टूट कर उस एक ऑर्गेनिज्म के दो ऑर्गेनिजम्स बनते फिशन से टूटने के बाद, बराबर, और फिर वो जो दो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं वो फिर से डिवाइड होंगे, फिर उनसे बने हुए और दो फिर से डिवाइड होंगे। ऐसे अगर चालू रखा, जहाँ पर खाना बिल्कुल ही कम नहीं पड़े, जगह भी कम नहीं पड़े, तो इमेजिन कीजिएगा कि 64 डेज में उस पर्टिकुलर पैरामीशियम का उस जगह में नंबर कितना बढ़ सकता है। सो दैट विल गिव यू एन आइडिया अबाउट कि अगर जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस यानी जिस चीज़ों के लिए कोई भी सजीव खाने पीने के लिए उस पर निर्भर हो, वो अगर सीमित ना हो, वो अगर असीमित हो, तो उस सजीव की उस एरिया में पॉपुलेशन जो है वो बढ़ते ही जानी है। ठीक है ना। सेकेंड वन इज द लॉजिस्टिक ग्रोथ। No population of any species in nature has at its disposal unlimited resources to permit exponential growth. यानी क्या, जैसे मैंने कहा पहले केस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है कब पॉसिबल है, वो तभी पॉसिबल है अगर जो रिसोर्सेस है जिस पर कोई भी सजीव डिपेंड करता है, निर्भर होता हो, वो लिमिटेड ना हो, उसमें उन्हें उनका पॉपुलेशन रोकने के लिए कोई भी फैक्टर ना हो, तभी ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट पॉसिबल है। और जो दूसरे किस्म का ग्रोथ है, दैट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ, वहां पर ऐसे नेचर में, सृष्टि में ऐसा आइडियली हो ही नहीं सकता कि जो भी रिसोर्सेस है खाने पीने रहने के, वो असंख्या है, मतलब उसकी संख्या लिमिटेड ही नहीं, असीमित संख्या में है वो है, ये ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। ओके। This leads to competition between individuals for limited resources. उसकी वजह से होगा क्या, अगर रिसोर्सेस कम है तो जो भी ऑर्गेनिजम्स उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके बीच क्या होगा, कंपटीशन होगी, फाइटिंग होगा उन रिसोर्सेस को इस्तेमाल करने के लिए। Eventually, the fittest individual will survive and reproduce. So उससे होगा क्या, उस फाइटिंग में जो स्ट्रांग है, जो बलवान है, जो फिट है, वो जिंदा रहेगा, और फिर वो जाके उसका आगे प्रजनन होगा। और जो एकदम कमजोर था, या कमजोर जाति थी, वो जाति धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएगी किसी भी। Okay, so the governments of many countries have also realized this fact and introduced various restraints with a view to limit human population growth. यानी कोई देशों में ये गवर्नमेंट को पता चल चुका है, समझ में आ चुका है कि कोई ना कोई ऐसे फैक्टर्स डलवाने ज़रूरी है जिससे ह्यूमन पॉपुलेशन को कहीं पर लिमिट में लाया जा सके। In nature, a given habitat has enough resources to support a maximum possible number beyond which no further growth is possible.
ओके, यानी सृष्टि में जो नेचर में निसर्ग ने हमेशा ऐसे ही हैबिटेट्स क्या बोल सकते हैं रखे हैं अपने पास, जिसमें इतने ज्यादा रिसोर्सेस है कि सबसे ज्यादा उसमें कैरिंग कैपेसिटी हो या बहुत ज्यादा संख्या के सजीवों को वो सपोर्ट कर पाए। पर वो उसके बाद उस पर्टिकुलर नंबर के बाद वहां पर फ्यूचर में और ग्रोथ होना मुमकिन नहीं होगा। ठीक है, let us call this limit as nature's carrying capacity, which is denoted as capital K for that species in that habitat। यानी हम फिलहाल कन्वीनियंस के लिए क्या करेंगे, उसे डिनोट करेंगे बाय कैपिटल के। यानी किसी भी नेचर की कोई भी हैबिटेट की कैरिंग कैपेसिटी अगर हमें जाननी हो तो हमें के का वैल्यू वहां पर देखना होता है। A population growing in a habitat with limited resources show initially a lag phase, followed by phases of acceleration and deceleration, and finally an asymptote when the population density reaches the carrying capacity। यानी कोई भी एरिया में हैबिटेट में पॉपुलेशन जो होता है जहाँ पर लिमिटेड सोर्सेस अगर हो, ठीक है, तो पहले हमेशा क्या होता है वहां पर, तो लैग फेज मतलब क्या, वहां पर पॉपुलेशन एकदम सीमित है, कम है, उसे हम कहते हैं लैग फेज। ठीक है, लैग फेज के बाद क्या होता है, लैग फेज क्यों होता है, पहली बात तो यानी वहां पर उस एनवायरमेंट में वो पर्टिकुलर जो जाति है ऑर्गेनिजम्स की, वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है अपने आप को, तो उस फेज को हम कहेंगे लैग फेज। और उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही वो एडजस्ट हो पाएगा, हो जाएगा उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को, तो वहां पर पॉपुलेशन की जो संख्या होगी वो दिन ब दिन बढ़ते जाएगी, उसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन। फिर कहीं पर एक वक्त ऐसा आएगा कि वहां पर पॉपुलेशन और उस लिमिट के बाद नहीं बढ़ते हुए नजर आती, तो उसे हम कहेंगे डिसिलरेशन। एंड फाइनली वो एक स्टेज आएगा जहां पर हम उसे कहेंगे असिम्प्टोट, जहां पर सबसे ज्यादा कैरिंग कैपेसिटी में हम टच कर चुके होंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। A plot of capital N in relation to time t results in a sigmoid curve, एस शेप कर्व, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया है, तो ऐसा कर्व ऐसे कंडीशंस में नजर आएगा। Okay, this type of population growth is called Verhulst-Pearl logistic growth, figure 13.6, and is described by the following equation. dn upon dt is equal to rn into brackets k minus n upon k। ये इक्वेशन है जहां पर n क्या है, n is nothing but the population density at time t, बराबर r क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। Since resources for growth for most animal populations are finite and become limiting sooner or later, the logistic growth model is considered a more realistic one। यानी जो लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न जो है एक्सपोनेंशियल के बाद का लॉजिस्टिक पैटर्न, यही हमेशा सही लगता है। आप देख सकेंगे डायग्राम जो है वो, बराबर। तो ये सही क्यों लगता है, यानी किसी भी नए हिस्से में जब कोई पॉपुलेशन की शुरुआत होती है, उस नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, इसीलिए उस वक्त वो पॉपुलेशन बढ़ते हुए नहीं नजर आती, उसे हम कहेंगे लैग फेज। फिर जैसे ही वो एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ ठीक तरह से एडजस्ट हो पाता है, फिर क्या होगा, फिर उसका पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा, जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा आप उसे कहेंगे लॉग फेज। ठीक है ना, और फिर उसके बाद फिर एक वक्त ऐसा आएगा जहां पर पॉपुलेशन फिर से कहीं जाकर लिमिट होते हुए नजर आएगा, तब आप उसे कहेंगे प्लेट्यू फेज। ओके, और इसीलिए ये जो बी वाला जो ग्रोथ पैटर्न है जिसे कहा जाता है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, ये रियलिस्टिक लगता है क्योंकि कोई भी एरिया में हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखना थोड़ा सा मुश्किल या नामुमकिन होता है। Gather from the government census data the population figures for India for the last 100 years, then plot them and check which growth pattern is evident। ये ऐसे ही एक एक्टिविटी दी गई है, अगर वाकई में चाहते हो तो करके देख सकते हैं आप लोग। 13.2.3 लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, द नेक्स्ट पॉइंट। ओके,
populations evolve to maximize their reproductive fitness. This is also called as Darwinian fitness, high small r value, that is reproductive value, in the habitat in which they live. यानी कोई भी जनसंख्या हो, ठीक है, तो वो उसमें उत्क्रांति होती है, यानी वो अडेप्ट होता है किसी भी एनवायरनमेंट की तरफ। तो क्यों होता है? तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस के लिए, उसे पॉपुलेशन बढ़ाने का होता है, ताकि उसका नंबर जो है उस इकोसिस्टम में हमेशा बढ़ते रहे या स्टेबल रहे। इसको कहा जाता है डार्विनियन फिटनेस। ठीक है, कोई भी हैबिटेट में ये नजर आता है। Under a particular set of selection pressures, organisms evolve towards the most efficient reproductive strategy. यानी किसी भी एरिया में सिलेक्शन प्रेशर हो सकता है, वो कोई भी नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसीजर वो हो सकता है, मतलब खराब एनवायरनमेंट हो सकता है, या कंपटीशन हो सकता है, खाना पीना लिमिटेड हो सकता है, एनवायरमेंटल कंडीशंस में अचानक बदलाव हो सकते हैं। तो कोई भी जाति अपने आप को एडजस्ट करती है जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस होते हैं उसके लिए, और फिर वो एग्जिस्टिंग कंडीशंस में अपना नंबर, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए वो एक अलग किस्म का कोई एक रिप्रोडक्शन स्ट्रैटेजी, उसमें बदलाव हमें नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि कई सारे ऑर्गेनिजम्स में कड़क सिस्ट बन जाता है। सिस्ट के अंदर ऑर्गेनिज्म आराम से रह पाता है, फिर उसके बाद जैसे कंडीशंस फेवरेबल हो जाते हैं वो सिस्ट को तोड़ के बाहर आता है, और फिर उसका नंबर बाद में फेवरेबल कंडीशंस में वो अपना नंबर बढ़ा देता है। तो ये एक किस्म की स्ट्रैटेजी हुई। Some organisms breed only once in their lifetime. For example, Pacific salmon fish या bamboo, while others breed many times during their lifetime, like most birds and mammals. इसीलिए ये हम देखते हैं कि कोई कोई ऑर्गेनिजम्स में प्रजनन जो होता है वो पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है। जैसे कि पैसिफिक सैल्मन फिश हो या बैम्बू हो, आपको मालूम है बैम्बू, ये आपने पढ़ा हुआ रहेगा। और कोई कोई बाकी है, सबसे ज्यादा बर्ड्स या मैमल्स होते हैं, ये अपने पूरे लाइफ टाइम में कई बार रिप्रोडक्शन कर सकते हैं या ब्रीड होकर उनकी संख्या बढ़ा सकते हैं। Some produce a large number of small sized offspring, for example, oysters or pelagic fishes, while others produce a small number of large sized offsprings, for example, birds and mammals. अब ऐसे भी होता है कि रिप्रोडक्शन में इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस हमें नज़र आते हैं, जैसे कि कोई कोई छोटे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर बहुत सारे, यानी कि बड़ी संख्याओं में रिप्रोड्यूस होकर ऑर्गेनिजम्स को पैदा करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो बड़े एनिमल्स होते हैं वो कम संख्या में रिप्रोड्यूस करते हैं और छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स की संख्या और बढ़ा लेते हैं। सो इसमें भी हमें डिफरेंसेस नज़र आते हैं। सो विच इज़ डिजायरेबल फॉर मैक्सिमाइजिंग फिटनेस? सो इनमें से कौन सा अच्छा रहेगा रिप्रोडक्टिव फिटनेस के तौर पे? Ecologists suggest that life history traits of organisms have evolved in relation to the constraints imposed by the abiotic and biotic components of the habitat in which they live. इकोलॉजिस्ट, यानी जो एनवायरमेंट इकोलॉजी को पढ़ने वाले शास्त्रज्ञ जो हैं, इन्होंने कहा है कि लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी जो भी गुणधर्म है किसी भी सजीव के, ओके, उनकी हिस्ट्री अगर देखी गई, ओके, तो ये हमें पता चलता है कि उनमें गुणधर्मों जो, उनके गुणधर्म जो है ये उत्क्रांति के साथ ये बदलते गए हैं, समय के साथ बदलते गए हैं। ओके, और वो कौन से हिसाब से बदले हैं? तो उन पे आने वाली जो पाबंदियां है या लिमिट्स है, वो चाहे बायोटिक कंपोनेंट्स के हो या अबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी जैविक या अजैविक जो फैक्टर्स है, कंपोनेंट्स है हैबिटेट के, उनकी वजह से उन पे जो रेस्ट्रिक्शंस आए हो डेवलप करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, उनके वजह से उनका नंबर कम या ज्यादा हो सकता है या इन्फ्लुएंस हो सकता है। Evolution of life history traits in different species is currently an important area of research being conducted by ecologists. यानी उत्क्रांति जो भी हुई है, और उस उत्क्रांति के तहत जो भी गुणधर्म किसी भी जाति में नए बने हैं या डेवलप हुए हैं, ये एक रिसर्च के लिए आज का एक बहुत बड़ा चैलेंज है इकोलॉजिस्ट के या शास्त्रज्ञों के सामने।
I'm sure the series will help you. Please follow it till the end. And if you're new to my channel, please subscribe. Thank you so much.